अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आ गया है महंगाई का बड़ा तूफान, इसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। सबसे पहले बात करते हैं आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है और इसमें फोर्सेस के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मुतालबा किया है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक हालिया मुबैना बयानात और मुबैना कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात हो रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मीडिया पर आई हैं तफसीलात, उसके ऊपर फ़ौरी तहकीकात की जाएँ। इमरान खान ने ये मुतालबा किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी जमा खातिर कि इमरान खान मुतअद्दिद बार ख़ुद ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत चलाने में मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर एजेंसीज़ मदद करती रही। मुख्तलिफ़ तकरीबात में खान साहब ये इतराफ़ कर चुके हैं कि वो उमूर ख़ारजा हों या मुख्तलिफ़ उमूर के मामलात, उसमें मुख्तलिफ़ मुमलिकत के उमूर, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किरदार अदा करती रही है। यहाँ तक कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने विदाई खिताब में भी एतराफ़ कर चुके हैं कि फरवरी 2022 से पहले सियासत में मुदाखलत होती रही। तो अब इन सारे एतराफ़ात के बाद जो मुबैना तफसीलात सामने आई हैं उसके ऊपर खान साहब का तहकीकात का मुतालबा करना और इस्टेब्लिश फैक्ट्स के ऊपर खामोशी, सवाल ये पैदा होता है कि तहकीकात जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इमरान खान के हक़ में की गई सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ होनी चाहिए या फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई मुबैना सियासी मुदाखलत की। यही ऑप्शन है हमारे तज्ज़िया खारों के पास। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, मुनीब फ़ारूक साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ दिए हुए हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या आप समझती हैं ये जो ख़त लिखा गया है और सदर मुमलिकत को कहा गया है कि आप फ़ौरन तहकीकात का मुतालबा करें, इसके ऊपर तहकीकात का स्कोप क्या होना चाहिए? अलीना, पहली बात तो तहकीकात दोनों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए और तहकीकात जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब की कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि समझ ये नहीं आती कि जो किस बयान पे उनके यकीन किया जाए। जो बयान उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था या जो बयान वो आज दे रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि आज जो वो बात कर रहे हैं कल वो हो सकता है कि वो तब्दील हो जाए। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब शायद भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो एक दफ़ा बयान दे दें तो उसका तो रिकॉर्ड फॉर लाइफ रहता है। अच्छा, ये जो उन्होंने अब ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने आइन की और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट ले लेते हैं कि उन्होंने एतराज़ात क्या उठाए हैं। एक तो वो कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने ख़ुद ये एतराफ़ किया है कॉलम में एक सहाफ़ी को बताते हुए कि शौकत तरीन के ख़िलाफ़ जो नैब का केस था वो उन्होंने ख़त्म कराया। तो इसमें इमरान खान साहब लिखते हैं कि नैब जो है वो एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नैब आइन के मुताबिक, ऐसा नहीं होता कि नैब फ़ौज के नीचे काम करे। तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 महीने, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, 2 महीने पहले की उनकी बात याद दिला देते हैं इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि ISI को, क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड इदारा है उनके मुताबिक, तो ISI को अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और करप्शन ख़त्म करनी चाहिए मुल्क में और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहे थे और सिर्फ 2 महीने पहले सजेस्ट कर रहे थे कि नैब को या जो भी एहतसाब का इदारा होगा उसको ISI के नीचे काम करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके कंसेंट के बगैर उनकी कुछ ऑडियोज़ रिकॉर्ड की और वो कहते हैं कि ये मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उनको याद दिलाते हैं कि 2020 में उन्होंने खुद कहा था कि मैं जानता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरी कॉल रिकॉर्ड करती हैं और सुनती हैं और उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था और उस वक्त उनके आईनी और बुनियादी हकूक़ का भी कोई इशू नहीं था। तीसरी बात जो वो इसमें कहते हैं, वो याद दिलाते हैं फ़ौज को कि उनका मैंडेट आइन के मुताबिक क्या होता है, उनका मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या होता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये भी सवाल बनता है कि आपको ये मैंडेट और ये हल्फ तब क्यों नहीं याद आया जब आपने खुद कहा कि मैंने तो एजेंसीज को इस्तेमाल किया, बजट पास कराने के लिए इत्तेहादियों को जमा किया। तो मेरा कहने का मतलब अलीना सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का जब बात आती है फ़ौज के सियासी किरदार के बारे में तो उनका इस पर कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं ये 2 शख्स के बीच में एक ज़ाती किस्म की, एक पर्सनल किस्म की जंग है जिसमें दोनों ज़रा दुखी हैं, उनको लगता है उन्होंने उनको धोखा दिया, उनको लगता है उन्होंने उनको धोखा दिया, और एक अना की जंग है। इन दोनों में से कोई मुल्क का नहीं सोच रहा, इन दोनों में से कोई जमहूरियत का नहीं सोच रहा। तो दोनों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि दोनों ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया।
अच्छा, दोनों के खिलाफ तो तहकीकात का हम कह ही रहे हैं, बट अगेन मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं इस सवाल को। एक वो फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि जो इमरान खान भी बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, जैसे आपने भी कहा, और फिर एक वो मुबैना गुफ्तगू है जो जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ हवालों से वो बता रहे हैं और उसको एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं बाजवा साहब तक। अभी ये पता भी नहीं है कि बाजवा साहब उसको तरदीद करते हैं या फिर उसकी तस्दीक करते हैं। सो आपके, मैं पहली वाली ऑप्शन लिख रही हूँ, राइट? देखिए अलीना, जो बयान बाजवा साहब ने दिया और वो जो कॉलम छपा जावेद चौधरी साहब का, मैंने तो अगर नहीं पढ़ा कि जावेद चौधरी साहब ने आके कहा कि ये बात नहीं हुई, या अगर उन्होंने कहा है तो आप मुझे बता सकती हैं। अब वो उन्होंने, जावेद चौधरी साहब ने एक जुमले से मुतल्लिक थोड़ा सा कहा था कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली मामला है वो आगे जाके क्लियर होगा। देखिए, अगर आप उस कॉलम को भी एक साइड पे रख दें, तो मेरे ख्याल से जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने अपने खिलाफ अपनी चार्जशीट पहले से तैयार करके रखी है। आप उनका फेयरवेल एड्रेस ही ले लें, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने मैंडेट से बढ़ के हुकूमत के लिए काम किया। ठीक है, इमरान खान और बाजवा साहब दोनों की तहकीकात होनी चाहिए। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? जो बेनज़ीर ने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इतराज़ात खान साहब ने किए हैं, काफ़ी दम है उनमें। बहुत शुक्रिया अलीना, बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बेनज़ीर ने उठाए हैं। हर जुमले में इस खत के जो उन्होंने पैराग्राफ पॉइंट्स उठाए उसमें आप इमरान खान साहब की कॉन्ट्रडिक्शन देख सकती हैं। वो बड़ा फख्र से बताते हैं कि एजेंसीज ने क्या उनके लिए किया, क्यों वो जनरल फैज़ हमीद को मजीद रखना चाहते थे ओहदे पे ताकि वो उनकी हुकूमत बचा सकें। ये भी वो बता चुके हैं कि नैब जो है वो किस तरीके से काम करता है और किसके अंडर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2 महीने पहले ही गालिबन ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि एजेंसीज का किरदार होना चाहिए, जबकि इससे पहले वो खुद ये भी कह चुके हैं कि जो फोन टैपिंग वाला मामला है उसमें उनको कोई एतराज नहीं है, और इसलिए एतराज नहीं है क्योंकि वो करप्शन नहीं करते। तो उन वज़राए आज़म को प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि करप्ट है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाती है, और मैं क्योंकि करप्ट नहीं हूं तो लिहाजा अगर मेरा फोन टैप करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आज उसी फोन टैपिंग को वो एक इशू बना रहे हैं, जो कि गलत है। हम हमेशा कहते रहे कि इस तरह की जब ऑडियो लीक्स आती हैं, माजी में तो ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट करती रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक जो रशिया और यूक्रेन वाला पॉइंट है वो उस पर बेनज़ीर ने बात नहीं की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह हम ये पोजीशन ले रहे थे कि हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। यूएन का वोट हुआ, उसमें रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, ना यूक्रेन की साइड लेंगे, ना उनके खिलाफ जाएंगे, ना रशिया के हक में जाएंगे। लेकिन वो बाजवा साहब का जो बयान था वो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जाके उन्होंने एक पोजीशन ली थी कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग की है रशिया ने, तो वो गलत है। तो वहां पे मेरे ख्याल से उनकी पोजीशन जो है वो रियासत की जो इस वक्त पोजीशन थी उसके खिलाफ थी। लेकिन देखिए, हम ये ऐसी बहस ही कर सकते हैं, प्रोग्राम की हद तक तो बड़ा अच्छा है, हम बात करें कि स्कोप क्या होना चाहिए। आपको पता है कि इस मुल्क में कोई ऐसी तहकीकात होनी है नहीं, ठीक है, ना इमरान खान के कहने पे होनी है, ना नवाज शरीफ के कहने पे होनी है। इस मुल्क में एक ये बुनियादी मसला रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में मदाखलत करती रही है, कंट्रोल करती रही है, हुकूमतों को घर भेजती रही है, हुकूमतों को लाती भी रही है। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है। जो इमरान खान साहब का प्रॉब्लम दूसरों से मुख्तलिफ था ना, वो ये था कि इमरान खान साहब इस सेटअप को, इस हाइब्रिड को वेलकम करते थे। और अलीना, शायद आप बार बार थक गई हो सुन के, मैं इस प्रोग्राम में कई मरतबा बता चुका हूं कि एक मीटिंग में इमरान खान साहब ने जो बातें की थी और बाद में मैंने अगली मीटिंग में वो कन्फ्रंट भी किया था, उसमें इमरान खान साहब बड़े फख्र से बता रहे थे, मैंने उनसे कहा कि देखें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कल बिजनेस कम्युनिटी माशी मामलात को लेकर जनरल बाजवा साहब से मिली है, उनको आपके पास आना चाहिए। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू शुड रिजॉल्व। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, एक ही वाहिद इंस्टीट्यूशन है मुल्क में जो फाल है, एक्टिव है, बाकी सारे इदारे फारिग हो चुके हैं, तो वो अगर हुकूमत की मदद कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेशक करें। जब आप वेलकम करेंगे, जब आप अपनी स्पेस देंगे, जो एग्जीक्यूटिव के फैसले करने के हैं वो स्पेस आप देंगे, आप अपनी सियासत आउटसोर्स करेंगे, आप पार्लिमानी कार्रवाई को आउटसोर्स करेंगे कि कोई और बंदे पूरे करके लाएगा, आपके इत्तेहादियों को कोई और मैनेज करेगा। जब आप इतनी स्पेस देते हैं तो फिर बाद में आप ये शिकवे नहीं कर सकते कि देखें, नाम तो मेरा इस्तेमाल होता था, पावर किसी और के पास थी। ठीक है, दूसरों के साथ ये हुआ है, दूसरी हुकूमतों के साथ ये हुआ है, और पाकिस्तान में एक रस्साकशी चलती रही है कि पावर की है ना, कि सिविलियन के पास कितनी पावर हो, एस्टैब्लिशमेंट के पास कितनी पावर हो। इमरान खान साहब क्योंकि एक बड़े अच्छे पीरियड थे, एक हनीमून पीरियड था, उन्होंने कहा मैं पावर दे रहा हूं, आप मेरे लिए काम भी करें, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से पीटीआई, इमरान खान और दूसरी जमातों में फर्क है कि उनसे पावर छीनी जाती थी, इन्होंने पावर दे दी। हाँ, ये जो सेटअप है इस वक्त, अब जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है, इसके बारे में तो आपने सुना है, मुस्तफा नवाज खोकर और इस जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो हाइब्रिड रिजीम 2.0 है, और 100% है, क्योंकि यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे मामलात हम देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव के करने के वो नहीं कर रहे होते, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि
कर कोई और रहा होता है, लेकिन इस हुकूमत को आके मजबूरन उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है। तो ये, और आपने सुना है मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह हो, तलाल चौधरी हो, उन्होंने कहा है कि भाई 28 नवंबर तक तो हमारी हुकूमत नहीं थी। मरियम नवाज ने भी ये बात कही है। हालांकि किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसकी वजाहत वो लोग ये देते हैं कि क्योंकि पिछले 3 सालों में इतना कुछ हुआ और उसको ब्लेटेंटली किया गया, तो अब इट्स ओनली फेयर दैट वी डू इट एज वेल। तो फिर देखें, अगर इतने आप कमजोर हैं तो कम से कम आप चुप करके बैठे। आप फिर उन फैसलों की जो कि 28 नवंबर तक होते रहे, आप उसकी ओनरशिप ना लेना। आप तो आके कहते हैं कि नहीं हमने किया, हमारी हुकूमत ने किया है। हम पूछते रहते हैं ना उनसे कि इमरान खान की तरह आप भी बाद में मुंह मोड़ लेंगे कि नहीं पावर तो किसी और की थी, जो कि किया मरियम नवाज साहब बने के। देखें 28 नवंबर से पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। कैसे नहीं थी आपकी हुकूमत? जो भी हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत थी। उससे पहले जो हुआ उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे थी। हैविंग सेड दैट, वी नो वेयर द प्रॉब्लम इज कि एस्टैब्लिशमेंट मदाखलत करती रही है। आपने सिविलियंस ने स्पेस लेनी है, ना कि उनको स्पेस देनी है। देखिए पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अब डॉन लीक्स वाले मामले पे परवेज रशीद साहब को फारिग किया गया, तारिक फातमी साहब को फारिग किया गया, इससे पहले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को नवाज शरीफ के दौर में फारिग किया गया। क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल से किया था? नहीं किया था। हमें पता है कि किस वजह से हुए थे, लेकिन और उस वक्त तो वो ओनरशिप लेते थे कि हमारा फैसला है, कि हमें लगता था, हमें बताया जाता था हुकूमत फैसले कर रही है। डॉन लीक्स की मजम्मत प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही होती थी, तो ये फैसले उस वक्त हुकूमत कर रही होती थी। लेकिन क्या वो वाकई हुकूमत के फैसले थे? तो हमें इसमें रियलिटी देखनी पड़ेगी। कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ इस चीज पे है कि अपनी मर्जी से कोई पावर ना दे। आपको कोशिश करनी है कि एक जमहूरियत चलती रहे जहां पे आप जो आप पॉइंट कह रहे हैं शहजाद, वो बिल्कुल दुरुस्त, बिटर रियलिटी हमारी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी होता है कि जो हमने तारीख से ही सीखा है और देखा है कि जो रेजिलियंस यहाँ पर शो करता है, फिर उनके हालात भी क्या होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ना, मैं ये कह रहा हूँ अलीना, नवाज शरीफ साहब ने ये सारे इकदाम किए जो कि उनकी हुकूमत ने किए बजाय। बाद में मरियम नवाज कहती थी देखें हमारे पास तो पावर नहीं थी, हमें तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए था। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट। इसको आगे जाके हिस्सा बनाते हैं और इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा है, इसकी कानूनी को खत लिखा गया है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? आफ्टर ब्रेक जी। इमरान खान ने मुबैना तौर पर जो उनके खिलाफ बयान मीडिया पर आ रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, उसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया है। सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या इन मुबैना बयान या मुबैना इल्ज़ामात से मुतल्लिक तहकीकात होनी चाहिए, या फिर वो एतराफ़ात जो खान साहब खुद कर चुके हैं कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट उनके हक़ में सियासत में मुदाखलत करती रही है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? अगर तहकीकात का शोशा छिड़ा ही है तो नियाज़ी साहब क्या राय है आपकी? पहले तो मैं जरा शहजाद साहब की बात कमेंट कर दूं कि शहजाद साहब, मरियम नवाज साहबा को 6-7 महीने बाद पता चलेगा कि 29 नवंबर के बाद उनकी हुकूमत नहीं थी। इदराक बाद में होगा। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंशन बड़ी देर से होती है। सर वो तो अभी भी कह रही है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। कोई नौजवानों से उन्होंने बात की है जिसमें उन्होंने कहा है ये मेरी हुकूमत नहीं है। तो बहरहाल वो उनको जाहिर है कि ना ये इसको ओन कर सकेंगे, ना ये इसको जो है डिसोन कर सकेंगे। देखें जी, जो इमरान खान साहब खाता है ना, ये तो जो पाकिस्तान के मामलात में मावराए आइन मुदाखलत होती रही है, खुसूसन 2014 से लेके और अब तक, तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 4 नुकात नहीं है कि जब 24 कॉलम में 2 बातें ये हो गई और शौकत तरीन साहब के बारे में 1 बात ये हो गई और तीसरी बात उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन के वक्त में ये कह दिया, फलां कह दिया कि उसके ऊपर कि हम न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल हैं यूक्रेन के मामले में। उन्होंने कहा हम इसे कंडेम करते हैं जबकि हम न्यूट्रल थे। बट एनीवे, अब मसला ये है जी कि ये जो इल्जाम है 4 तो है नहीं, 400 भी नहीं है, शायद इससे भी ज्यादा। मैं फिर कहता हूँ कि 400 से ज्यादा मुदाखलत हुई हो या ये इससे भी ज्यादा, और ये एक लंबा अरसा है। और इसमें से बाजवा इमरान खान साहब अकेले नहीं है। जनरल अहील शरीफ के किरदार को कौन नजरअंदाज किया जाएगा कि जब 2014 के अंदर सियासत नहीं, रियासत बचाओ। मैं पूछ थक गया हूँ कि उस वक्त रियासत में कौन सी उफ्ताद आ पड़ी थी कि आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेजना था, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पीटीवी पे हमला किया, केस ना बन सके, केस बने। इमरान खान साहब प्रोक्लेम ऑफेंडर है, 4-5 साल, किसी जरूरत नहीं थी कि इमरान खान साहब को हाथ लगा देते। हुकूमत इनकी नहीं थी, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी। वे बस से जियो के अलावा नवाज शरीफ साहब को दिखाता नहीं था, हुकूमत वज़ीर आज़म वो थे। तो ये सारी वो चीज थी जो मुदाखलत की एक सीरीज चल रही थी। फिर जनरल राही शरीफ साहब की एंट्री हुई और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एंट्री हुई। उनके साथ ये जो थोड़ा वसी हो गया
इसके अंदर जस्टिस हाकिम निसार साहब के किरदार को कौन नजरअंदाज कर सकते हैं? कौन सी जगह पे उनका नाम नहीं लिया जा रहा या नहीं आ रहा? कौन सी जगह पे उनको नहीं बताया जा रहा कि जी ये बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब के जो बड़े क्रेडिबल है, और जावेद चौधरी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जावेद इकबाल से लेके आज तक उन्होंने ये सारे सामने चीजें ले आई हैं, उसके बाद किसी ने तरदीद नहीं की। जब तक मैंने अगर मदर अब्बास साहब के बारे में कोई लिख दी है और वो माशाअल्लाह खुद भी लिखते हैं या उनकी बात सुनी जाती है और वो तरदीद नहीं करते, तो लोग उसको सच समझेंगे। अगर जियो नशर करते हैं मेरी बात और मैं कोई बात कहता हूँ तो जो लाइव कैरेक्टर्स हैं ये एक दूसरे की तरदीद कर सकते हैं। चलो जनाब बाजा साहब के जो किरदार के साथ साकिब निसार साहब आ गए, आसिफ सईद खोसा साहब आ गए, फिर इमरान खान साहब का अपना किरदार, और फिर इमरान खान साहब के बाद अभी शहजाद साहब ने बात की है, इशारा किया है इस हुकूमत का किरदार। तो मेरा तो ख्याल है कि तहकीकात करे कौन कि इस हिमाम में बीबी सारे नंगे हैं, और मैं और आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ना कोई तेरे बस में ना कोई मेरे बस में। हम बिल्कुल पाकिस्तान के मामलात में ये भी हमारी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े चैनल पे हमको बात अपनी जो है नूरे बसीरत बना के लोगों में आम कर रहे हैं। वगरना जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ वारदातें की हैं, जो लोग तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, जो असल मुजरिम थे, उनको तो छोड़े। मेरा बुरा नहीं से बड़ा है कि जिन लोगों का हमने हिसाब लेना है वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। इमरान खान साहब पूछें कि आज भी अपने हिसाब मांग रहे हैं, वो कहते हैं मुझे हिसाब दो, यानी कि बाजवा साहब कहते हैं मुझे हिसाब दो। ये सारे लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं या एक दूसरे हिसाब मांग रहे हैं, और फिर इसी इख्तिदार की तगदो के अंदर दोबारा जो है शगुफे करें इस आइन के साथ जो खिलवाड़ हुए है। मैं तो अब भी जो कुछ हो रहा है, चाहे हमारे अदालतों में हो रहा है, चाहे हमारे कोई बाकी ताकतवर हलकों में हो रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे मौके पे कि जब पता चल गया कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खाक मेरे मुंह में खाक के पुग चुका है, ठीक है, और इन हालात में भी आप अपनी हरकतों से बात ना आए और मुमलिक के साथ खेलें। मैं सिर्फ आखिरी बात कहता हूँ, हो सकता है कि मदर साहब इसमें रोशनी डालें। हकीकत यह है कि मैं पूरी दिल जमई से और इतना हल्फन कहता हूँ कि आइन की एक शक को मैं अमल होते देखना चाहता हूँ, चाहे जिमनी इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे पंजाब केपी का इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, सारे के सारे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस दिन आपने इलेक्शन कराए उस दिन पाकिस्तान में 1970 7 दिसंबर 1970 और 10 दिसंबर 1970 के इलेक्शन का रिपीट आ रहा है आप लोगों के सामने, और फिर मामराए आइन करें तो सवा सत्यानाश है। ये तो है चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। आपको समझ नहीं आती कब किस फिक्स में आ गए हो पाकिस्तान कि आप जमहूरियत के साथ चलते हो, इलेक्शन कराते हो। लेकिन तो सर फिर अगर ऐसी सूरत हाल भी है तो फिर चले लेसर ऑफ टू इवल्स हमें उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कोई हल तो निकालना पड़ेगा प्रैक्टिकली आगे बढ़ने के लिए। आप जिन खदशात की तरफ कह रहे हैं सर, आपने हिस्ट्री का हवाला दिया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हर चीज़ सामने आनी चाहिए, बट तारीख एक जो है ना वो बहुत बड़ी वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा मरहम होता है। कई दफ़ा तारीख में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि वो खुद ही हिसाब चुकता कर लेती है। एटलीस्ट जो हमारे सामने अब चीज़ें आ रही हैं, जो प्रेजेंट चीज़ हमारे सामने है, उसके लिए तो कुछ करें ना। मजर बासा भी जो हालिया खत लिखा गया है इसके ऊपर थोड़ा कहिएगा, आप क्या समझते हैं? जैसे यहाँ पर अक्सरियत की राय अभी तक यही है कि कॉन्ट्रडिक्शंस खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि खान साहब ने सिर्फ ये बात की कि उनके खिलाफ जो बात हुई है या उनके खिलाफ जो रिकॉर्डिंग्स या मुदाखलत हुई है उसके ऊपर किया जाए, जो हक में बात होती रही है उसके लिए खान साहब कुछ नहीं बोलते? देखिए, पहली चीज़ ये कि सदर मुमलिकत अच्छे खासे भले आदमी हैं, आप क्यों उन पे इतना बोझ डालना चाह रही हैं? इमरान खान को क्या प्रॉब्लम हो गई है सदर मुमलिकत से कि वो सदर मुमलिकत को एक ऐसी मुश्किल में डाल रहे हैं? और अभी असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी उनको मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन भी वही करवाएं, इलेक्शन की तारीख भी वो दें। वो 58(2)B वाले सदर मुमलिकत नहीं है कि वो उनके पास कोई ताकत हो इस तरह। जहाँ तक वैसे अगर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं दिल पशावरी के लिए तो ज़रूर कर लें हम। उसमें ये ज़रूर है कि जनरल बाजवा के 6 साल की तहकीकात करवाई जाए। इन 6 सालों में जिसमें ये भी शामिल हो कि उनको तौसी जो दी गई वो किस तरीके से दी गई, कौन कौन इसमें शरीक था, क्यों दी गई, ये तौसी क्यों दी गई, उनके ऐसे क्या कारनामे थे जिसकी बुनियाद पे उनको तौसी दी गई, और आज वो एक इस पूरे 6 सालों के प्राइम अक्यूज्ड बन के सामने लाए जा रहे हैं। तो जो 3 साल उनके थे वो तो उनका टेन्योर था, उसमें नवाज शरीफ साहब ने उनकी तकर्रुरी क्यों की, ये नवाज शरीफ साहब से पूछा जाए। 2018 के इलेक्शन से पहले और उसके बाद क्या सूरत हाल थी, ये जनरल बाजवा से पूछा जाए।
उसके बाद उनकी 3 साल की जो तौसी दी गई, उसमें उन सारे लोगों से पूछा जाए जिन्होंने तौसी दी गई है। फिर जो इमरान खान से इख्तलाफ हुआ, इमरान खान को हटाया गया, इसकी तहकीकात इसका जनरल बाजवा जवाब दें। फिर पीडीएम को लाने के लिए जनरल बाजवा ने क्या रोल प्ले किया, ये जनरल बाजवा बताएं, और सिर्फ जनरल बाजवा नहीं बताएं, ये उस वक्त के आईएसआई के चीफ से भी पूछा जाए। हम सिर्फ जनरल बाजवा के गिर्द चीज़ों को घुमा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में, इस्टेब्लिशमेंट में हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का टोटली इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये आप शुरू से उठा के देख लें, ज़ाहिर हम इतनी लंबी डिबेट में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये चीज़ें रही हैं हमारी सियासत में। तो अगर तहकीकात करानी, और फिर एक सवाल इमरान खान साहब से भी कि वो चाहते क्या हैं, वो ये क्या चाहते हैं? वो सिर्फ जनरल बाजवा तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि आइंदा पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ना रहा हो? अगर वो ये कहें कि कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं, किरदार भी रहे, लेकिन वो किरदार उनके हक में हो, वो किरदार जमहूरियत के हक में हो, तो ये अजीब सी बातें हैं। इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट का उसूली तौर पे पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इस पोजीशन पर इमरान खान में क्लैरिटी नजर नहीं आती। इस पोजीशन पर इमरान खान बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आते कि जी वो ये चाहते हैं कि नहीं, आइंदा एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में सर, तो वो क्लियर नहीं है। हम बड़ी दफा इसके ऊपर बात भी तो कर चुके हैं, और हमारी अक्सरियत की पैनल की यही राय होती है कि खान साहब इस बात पे क्लियर है कि वो अपने हक में चाहते हैं कि मुदाखलत हो। हाँ, तो फिर तो ये खत जो है ना, ये सिर्फ वो चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जो उनके साथ किया उनको, वो तो इमरान खान का खत समझ में आती है, लेकिन उनका जो आखिरी पैरा है ना, उस खत का जो आखिरी पैरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को बेस बना के नॉट ओनली अगेंस्ट या तो आप पूरे रोल पे करें, या फिर जनरल बाजवा के 6 साल पर करें। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इमरान खान के दौर पे करें, क्योंकि फिर आपने करना पड़ेगी कि उनको जो 3 साल एक्सटेंशन दी गई, वो किसी मेरिट पे दी जाती है ना। अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, जी। मैं तो एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो जवाब रहा होगा ना उसके पीछे, मेरिट रहा होगा। ठीक है, पूछा जाए कि वो तौसीक क्यों दी थी। ठीक है जी। मुनीर फारूक साहब, हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया, लेकिन सर सबसे पहले तो ये बताएं, कानूनी इसकी हैसियत क्या है? ये जो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया है, सदर साहब किस हद तक इसके ऊपर एक्शन लेने का कह सकते हैं? और दूसरा ये भी बताएं, यहाँ पर अभी बात हुई कि बड़ी दफ़ा बात हुई इससे पहले भी कि बाजवा साहब ने कोई तरदीद नहीं की, जो डिटेल्स आई मुबैना तौर पर, या कोई तस्दीक नहीं की। सर, बाजवा साहब पर तो अभी 2 साल तक पाबंदी है, क्या टेक्निकली वो ये तरदीद कर भी सकते? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये पाबंदी वाली जो बात आपने की है, क्या आज का जो टेक्स्ट बुक केस है हमारे पास नया, पुराने वक्तों को अगर आप भूल रहे हैं, नई जनरेशन के लिए कि एक सियासी मामले को, एक सियासी शख्सियत को बनाया गया, इक़्तिदार में लाया गया, किसके फायदे के लिए, किसके लिए, वो हमारे पास इमरान खान साहब की मिसाल है। मतलब प्रोजेक्ट इमरान जो था, प्रोजेक्ट इमरान खान, वो उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि not only did it fail, it also turned rogue and it backfired। अब मसला ये है कि ये इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब ने मिलकर इस बुत को तराशा था, सियासी बुत को। अब जब इसकी कलाई खुल गई, सारा कुछ सामने आ गया लोगों के प्रोजेक्ट था क्या, तो ये मैं समझता हूँ कि एक निशान होना चाहिए, एक इसके तौर पे रहना चाहिए, निशाने इबरत में कहूँ एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। चलिए, आप जिस तरह के लोगों को अगर परवान चढ़ाते हैं, उनको सियासी बुत उनके तराशते हैं, उनको इक़्तिदार में लाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं उनके इक़्तिदार को, तो फिर जब वो इक़्तिदार से जाते हैं या वो आप उनसे मामलात अपने तब्दील करते हैं, तो वो आपके साथ क्या करते हैं और फिर आपको उनके साथ क्या करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये अच्छा है, मैं मदद साहब की बात वो ठीक है, दिल को भी लगती है कि देखिए, आप खुद को हम खुश करने के लिए कहें कि सदर साहब को भेजा, कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ तारीख एवेल्युएट करेगी और तारीख ही सजा देगी कि बाजवा साहब ने किस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि 2 तारीख शरीयत की थी, मियां नवाज शरीफ की, उसके खिलाफ बहुत से इदारों को साथ मिलाकर किस तरह से फैसले करवाए। पैनमा का फैसला, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे निज़ाम अदल और हमारी अदलिया को मुंह चढ़ाता रहेगा कि वो कितना घटिया और भोंडा फैसला था। इसी तरह और जो कुछ किया गया,
फिर जिस तरह से नैब के अंदर ट्रायल करवाए गए, सजाएं दिलवाई गई, ये सब कुछ जो है ये एक निशाने इबरत के तौर पर रहना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा किया। और तारीख ये एवेल्युएट करेगी। सदर मुमलिकत बेचारे क्या करेंगे, उनके तो खुद कुछ महीने रह गए। रशिया यूक्रेन वाले मामले के ऊपर भी नहीं कुछ हो सकता? देखिए बात सुने, आप क्या निकालेंगे आप इसके ऊपर? जी वो कि बाजवा साहब ने क्यों कंडेम कर दिया फलान भाई। इमरान खान साहब की जिस तरह साहब ने पॉइंट आउट किया कि अपनी बातें इतनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और उनकी खुद वो जब उनके बात यह है कि जब तक बाजवा साहब या साबका एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की उंगली पकड़ी हुई थी और उनको बाकायदा तौर पर उनकी हुकूमत को पाल पोस रही थी, तब तक सब ठीक था। अब जब वो थिंग्स हैव टर्न सावर तो वो चाह रहे हैं कि जी नहीं मैं फलाने की भी इन्वेस्टिगेशन करा लूं। तो पहले तो इमरान खान साहब की अपनी इन्वेस्टिगेशन हो ना कि वो इक़्तिदार में आए कैसे और उन्होंने बाजवा साहब से क्या क्या फवायद हासिल किए सियासी तौर पर। तो जब अगर ये आपने ये पंडोरास बॉक्स खोल लें, लेकिन देखिए ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सदर मुमलिकत के पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है कि वो ये करें। ठीक है, वो आइन के अंदर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज है, बट फ्रैंकली वी ऑल नो कि वो कोई इतनी बड़ी पावर जो है वो यील्ड नहीं करते। लिहाजा ये बस फॉर डिबेट पर्पसेस इट्स गुड, इट्स अ गुड एकेडमिक डिबेट। लेके जा सकते हैं क्या? वो सही फोरम होगा? अदालत में क्या होगा जी? अदालत के अंदर और 10,000 थोड़े सियासी मामलात हैं जो आप इसको भी ले जाएंगे। नहीं, सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि अगर खान साहब इतने संजीदा हैं तो वो क्या मौजू फोरम हो सकता है? नहीं, मेरी बात सुने ना लीना, माजरत के साथ इसके अंदर तो कुछ अदालती शख्सियात भी माजरत के साथ शायद मामले के अंदर इन्वॉल्व होंगी और वो साबका चीफ जस्टिस साहब भी इन्वॉल्व होंगे। जारी बात है उनकी सारी मिली भगत से सब कुछ हुआ ना उस वक्त जो मामलात थे। मौजूद जज साहबान इसके अंदर बहुत से ब्रदर जजेस होंगे, तो अपने खिलाफ कौन इंक्वायरी कराता है जी? तो बस फैक्ट स्ट्रेट कर लें, कानूनी इसकी कोई हैसियत नहीं है, सिंबॉलिक है और हमने इसके ऊपर काफ़ी डिबेट कर ली है। एक छोटी सी ब्रेक जी, ब्रेक के बाद जो इसका सबसे बड़ा मसला है, महंगाई शदीद हो गई है। आज अभी हम रिकवर नहीं किए थे जो टैक्सेस लग रहे हैं उससे, कि एक और ख़बर आ गई एक ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 272 रुपये का हो गया है। अभी कल ही ऐलान हुआ है कि बहुत से नए टैक्सेस हैं, जीएसटी 18% हो गया है, इससे रिकवर नहीं किए थे कि अब ये एक और पेट्रोल बम हम पर गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट हो रहा है ज़राए के मुताबिक कि मरीम नवाज़ ने एक नौजवानों की वफ़द से गुफ्तगू की और वैसे तो वो कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब को डांट भी देती होती थी। ये भी रिपोर्ट होता रहा कि अवाम दुश्मन फ़ैसले करने के ऊपर या अवामी फ़ैसले ना करने के ऊपर बड़े बरहम भी होती थी, लेकिन आज उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया इस हुकूमत से। तो ये इसकी वजह क्या है? क्यों इस हुकूमत को अपना नहीं समझ रही वो अब, और क्या आवाम के लिए हुकूमत कर सकती है? शहजाद साहब, आप रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़। जी अलीना, मुझे तो लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब कंफ्यूज्ड हैं कि पहले मुल्क का दिवालिया निकालें या अवाम का निकालें, क्योंकि जिस किस्म के फैसले उन्होंने ताखीर से लिए हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। मुल्क का भी नुकसान हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर $3 बिलियन से नीचे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही IMF प्रोग्राम के बाद भी आप कैसे डिफॉल्ट से बचेंगे। मैं तो एक अरसे से कह रहा हूं, अब मूडीज ने भी कह दिया है, क्योंकि जितने पैसे हमें बाहर से चाहिए मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरा, अवाम के ऊपर जो बोझ पेट्रोल की कीमत बढ़ा के गैस और बिजली एक साथ ये जो बम मारा है, और ये ज्यादा खतरनाक है। यही फैसले अक्टूबर में ले लेते इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपका रुपया जो है वो 275 तक नहीं गिरता। ये इसहाक डार साहब के गलत फैसलों का नतीजा है कि 270 रुपए पे आपका डॉलर आके पहुंचा, जिसकी वजह से आपको बिजली, गैस और तेल की कीमतों में ज्यादा इजाफा करना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया मुल्क की मईशत को। और देखें, ये मरीम नवाज साहिबा हमेशा अपने आप को डिस्टेंस करती रहती हैं, ये काम बनेगा नहीं। ये तो इसहाक डार साहब को लड़के लेकर आई थी। आपको याद होगा जो ऑडियो टेप्स कुछ और भी आई थी जिसमें वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को कह रही थी कि मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है और मैं तो मिन्नतें कर रही हूं, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूं कि डार साहब वापस आ जाएं। अब ये डार साहब आ गए हैं और आप यकीन माने, आप किसी भी एक माहिर मईशत को उठा के देख लें, कोई अगर ये कहता है कि इससे ज्यादा आज तक किसी ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है डार साहब से ज्यादा, तो आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनीवन। मतलब और पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्योंकि देखें जो पीटीआई ने किया उस वक्त जाते जाते IMF का प्रोग्राम डीरेल कर गए। उसके बाद हुकूमत आई PDM की, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े मुश्किल फैसले करके दोबारा IMF प्रोग्राम में आपको लेके चले गए थे। वापस निकालने की क्या जरूरत थी? अब आप कैसे कोसेंगे बैठ के इमरान खान को कि वो उसने डीरेल किया था प्रोग्राम?
डिरेल के बाद आप दोबारा उसको ट्रैक पे लेकर आए थे, आपकी हुकूमत ही लेकर आई थी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए थे, आपने फिर ट्रैक से उतरवा दिया। तो अब पता नहीं क्या होगा आगे जाके। और एक और बात, जिस तरीके से सरेंडर किया है, माशाल्लाह, वो जो कहते थे वी डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ, पूरे हथियार डाल दिए, इस हद तक डाल दिए कि आईएमएफ ने पहली मर्तबा कहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उस वक्त होगा जब आप अमल करके दिखाएंगे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, अब ये तो आई डोंट केयर लग रहा है कि आवाम के लिए, हमारे लिए कहा गया था कि आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस। जीएसटी बढ़ाना ना हर किसी को इंपैक्ट करता है, और इससे पहले 16 से 17% पे भी डार साहब ही लेके गए थे आईएमएफ की कंडीशन के तहत 2013 में। आई थिंक बहुत बुरा सरेंडर किया है। एंड आई डोंट नो पार्टीज, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ की अकाउंटेबिलिटी होगी। भाई खुदा के वास्ते ये पार्टीज अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स, अपने लोगों, अपने मिनिस्टर्स को ही अकाउंटेबल कर लें तो बड़ी बात है कि आपने क्या किया। अच्छा, दिस इज वेरी स्ट्रेंज बेनजीर, वो मरियम नवाज जो शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर उनको ट्विटर पर मुबारकबाद दे रही थी, जो शहबाज शरीफ वजीर आजम के वजीर आजम हाउस पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच गई थी, आज वो कहती हैं जराए के मुताबिक कि जी मेरी हुकूमत ही नहीं है। मुझे लगता है अलीना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद समझती है कि लोग बेवकूफ़ हैं, उनको शायद पता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो नवाज शरीफ के लिए है। मतलब हम ये कैसे मान लें कि कोई भी फ़ैसले जो ये हुकूमत कर रही है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर कर रही है। यहाँ पे हमने देखा है हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक कॉन्फ्रेंस से वापसी में लंदन में रुकते हैं, वहाँ पे पहले मुशावरत होती है और फिर आके अहम फ़ैसले किए जाते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके, फाइनेंस मिनिस्टर आपके, मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो आपके चाचा हैं, लेकिन हुकूमत आपकी नहीं है। तो मेरे ख़्याल से अब वक्त आ गया है, 10 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, अब आपको थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ट्वीट करें कि मिस्टर दार प्लीज़ लुक इनटू दिस, जैसे उन्होंने मिफ्ता साहब को ट्वीट की थी। याई साहब, ये जो मैं सुबह हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का बयान सुन रही थी, वो कहते हैं कि ये पीटीआई का बजट इसको नाम देना चाहिए, क्योंकि सारी जो तबाही है मईशत की वो पीटीआई की वजह से। अभी भी ये लोग इसको ये रंग देने की कोशिश करें सियासी महाज पर, बट इससे भी बेनज़ीर ने कहा अवाम बेवकूफ़ नहीं है। क्या आपको लगता है ये लोग अभी भी कुछ बचा कुचा बचा पाएंगे? अलीना, मैं तो समझता हूँ कि ये ना इसमें फौरी तौर पे इसाक डार का कसूर है और ना उससे पहले मिफ्ता का कसूर है, और जो एक सिलसिला चला हुआ है नियाबत का। मैं सिर्फ एक साइटेशन देता हूँ कि जनवरी के अंदर मैंने इसाक डार साहब से फोन किया, मैंने कहा जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग ला रहे हैं, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये ना लाएं। मैं मरीम नवाज साहब को भी उसी दिसंबर में मिला 2021 के, और फिर शायद खान अब्बासी साहब को भी, सबको, राना तनवीर साहब को एक एक पास किया। तब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाएं, ये आप मजीद इस चीज को जो है खराब कर देंगे। तो डार साहब ने मुझे क्या जवाब दिया, वो ये कहते हैं कि नैशा मुल्क जो है वो डूब रहा है, मुल्क नहीं बचता, ये जो है मुल्क की हमें फिक्र करनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुल्क मैंने डुबोया है, आपने डुबोया है, नवाज शरीफ साहब डुबोया है, हम मामे लगते हैं। लेकिन मेरी बात सुन लें, मैं आपको लिख के देता हूं कि आप आए और मुल्क को ठीक करके दिखा दें। जब ये फिर इस मिफ्ता को निकालने के लगे जो बहुत ज्यादती की है इन्होंने, मैंने तब इनको यही कहा, मैंने कहा आपने मिफ्ता साहब को निकाला है, और मिफ्ता साहब को तो निकाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप आ जाए, यकीन जाने उससे बदतर हालात छोड़ के जाएंगे जहां मिफ्ता साहब जो है छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने और मजीद बिगड़ना था हालात है। देखो आप कहीं से और उसके आगे उन्होंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया कि वो जो छोटा मोटा मुल्क होते खा रहा था उसको भी आपने नहीं, ऑब्सेशन होती है। हाँ। ये उनका ऑब्सेशन होती है। मैं कहता हूं कि हकीकत ये है कि उस वक्त अंदर से सब के सब जो है दो चीजों के अंदर ने उनको बहुत ही उनको मोटिवेट किया होता है, एक इक़्तिदार, दूसरा केसेस का खात्मा। अब देखिए इंसान की नफ्सियात होती है, वो जरूर बड़ा पर्पस बताते, लेकिन अमलन इनको दो काम कराने के लिए इन्होंने पकड़ा। बाकी रहेगी मरियम नवाज साहबा, तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जो इनके इक़्तिदार में है, उन्होंने मरियम नवाज साहबा का बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा। एक ऐसा सा कि जिसको ना नजर आने वाला, ना दिखने वाला, ना बोलने वाला, अकेले मिलते हैं सारे कायदीन, तो वो ज़ाहिर है जिन से मेरी बेतकल्फी है तो वो खूब खुल के बोलते हैं। उनको एक राना सनाउल्लाह साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब ने वहां बुलाया और उनके साथ मशवरा किया, फिर उन्होंने कहा आ जाए। अब
इसके अलावा जो है एक जिसको कहना चाहिए कि वो जो है ना अर्थ प्लेट्स जो होती है, टेक्टोनिक्स जो शिफ्ट होती है, ये वो शिफ्ट अगर आ गई इक़्तिदार में तो ये फिर सारे मारे जाएंगे, क्योंकि उस इक़्तिदार के अंदर शिफ्ट आ गई तो अपोजिशन उस इक़्तिदार की भी इमरान खान होगा। सर अभी यहाँ से तो मामलात आगे चले, ये बड़ी तशवीशनाक हालात है। यही तो सर पकड़ के बैठे चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, कि जो एक बिल्कुल टेक्टोनिक शिफ्ट आ रही है, पूरी रीअरेंजमेंट ऑफ द प्लेट्स हो रही है। मैं चाहूंगी सर मैं कल परसों इसके ऊपर आपसे तफसीलन बात करूंगी। आप जो बात कर रहे हैं, ये जो खाका खींच रहे, अंदाजा लगा रहे हैं, ये बड़ा अहम लेकिन तशवीशनाक, इसके ऊपर कल परसों बात करते हैं। मज़ीद साहब अभी मुझे बुनियादी सवाल के जवाब दे दीजिएगा प्लीज। देखिए बहुत सीधी सी चीज़ है, जब ये इमरान खान का दौर था तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, जब इनका अपना दौर आया तो ये पाकिस्तान डिजास्टर मूवमेंट बन गई। अगर इनके 10 महीनों का जायजा लें तो सिवाय डिजास्टर के हमें और कुछ नजर नहीं आता। और यकीन जाने अगर आप आम आदमी की हालत देखें तो अगर खुदकुशी हलाल होती तो ना जाने कितनी खुदकुशियां हो चुकी होती। ये डार साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, ये पूरी 10 महीने की आप पूरी 10-11 महीने की पूरी इनकी परफॉर्मेंस देख लें, इसमें सिवाय डिजास्टर के हमें कुछ नजर नहीं आता। डॉलर का डिजास्टर, पेट्रोल का डिजास्टर। नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बता तो दिया है कि जब उनकी बराह रास्त कॉन्वर्सेशन हुई तो उसमें प्रायोरिटीज़ क्या थी। मैं साहब माजरत कता कलामी की, मुनीब साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, एंड देन आई हैव टू क्लोज। मुनीब साहब देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो वैसे तो शायद थोड़ी सी महज़ब ना लगे, लेकिन वो शायद यहाँ यही मिसाल फिट होती है। वो 100 जूते भी खाएं और 100 प्याज भी खाएं, वो वाला ही काम है कि अगर आपने यही करना था तो फिर इतनी बढ़ के मारने की पहले क्या जरूरत थी। देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहें या कोई और कहे कि जी ये हुकूमत PMLN की नहीं है और ये PDM की हुकूमत है, ये PMLN लेड हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म है और इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान भी PMLN का हुआ है। अब इसाक डार साहब आए, ठीक है, उनकी नीयत अच्छी होगी, सब कुछ होगा, बट नीयतों का भी माजरत के साथ किसी ने अचार थोड़ी डालना है। फिर इसका मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहते रहे वो दुरुस्त था और वो जो बातें करते थे वो सच तो बोल रहे थे। अब ठीक है जी, उनको निकाल दिया कि जी वो अनपॉपुलर बातें हैं, लेकिन अब कौन सी पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नून ने अपने झोली में डाल दी है। अब ये सब कुछ करना था और सबको पता था कि ये करना पड़ेगा और हालात थे ऐसे, लेकिन जाहिर बात है हम जैसे लोग जिनको शायद मईशत की इतनी समझ नहीं, वो ये समझते हैं अच्छा यार चलो इनको हमसे बेहतर पता होगा। लेकिन अब जो हो रहा है यानी कि आप बिल्कुल आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, you're dancing on the eggshells, वो वाला काम हो रहा है। तो ठीक है, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। सवाल ये भी बनता है कि डू दे रियली केयर अबाउट इट। आज वजीर आजम साहब तुर्की रवाना हो गए हैं, तो ये जो ऑप्टिक्स हैं ये भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे कि एक तरफ अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, अवाम को इत्मीनान मिलेंगे। कल इसहाक डार साहब ने कहा कि कुछ हुकूमत भी अखराजात कम करेगी, उसके ऊपर वजीर आजम बताएंगे, लेकिन वो निकल गए तुर्की। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।